जो कि आपका कब हुआ था, 1952 में, है ना। 1952 में क्या किया था, हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट था, है ना। हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ। और देखो 52 में एक साल के अंदर अंदर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेट प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन प्रपोज्ड अ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आगे है बेटा क्या, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड, उन्होंने और क्या डिस्कवरी करी, उन्होंने डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएजेस एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आरएनएज, है ना। क्योंकि फाइंड आउट करना था कि जो बैक्टीरिया है उससे क्या चीज़ जो है अल्टीमेटली पास ऑन हो रही है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में। तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ जो हीट किल्ड बैक्टीरिया मिला था उनको, तो उसमें देखा कि क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो उनको आरएनए मिला, डीएनए मिला, प्रोटीन मिला, ठीक है, प्लस डीएनए मिला। फिर उसके बाद उन्होंने खुद से, उस टाइम तक पहले क्या होता था ना कि लाइक देखो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफ्थ का है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर से क्या आप कंसेप्ट याद रख सकते हो, है ना। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में आया, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे मैकलॉड और क्या कहते हैं ओवेरी, ये सब ये कर रहे हैं 1933 से 1944 के बीच में, है ना। यानी ऑलमोस्ट इनको इस एक्सपेरिमेंट में लगभग 10 साल का टाइम लगा, है ना। प्लस उसके 5 साल बाद किया इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के पास। तो इस दौरान, इस बीच में, उस टाइम पे क्या माना जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है बेटा, प्रोटीन है ना। जेनेटिक मटेरियल इज सपोज टू बी प्रोटीन। कब बेटा, जब ये इन लोगों का एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस टाइम तक, तो इन लोग को भी लगा कि हाँ भाई हो सकता है प्रोटीन है, या ये फाइंड आउट करने की श्योरिटी रखने के लिए कि क्या सही में प्रोटीन है कि नहीं, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन के लिए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्या किए, डिस्कवर किए, है ना। ऐसे एंजाइम्स मिले उन्हें, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म से, जो प्रोटीन को क्या कर रहे थे बेटा, डिग्रेड कर रहे थे, खत्म कर दे रहे थे। तो उसको नाम दिया प्रोटीएजेस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको इनके एक्सपेरिमेंट में, किसके एक्सपेरिमेंट में बेटा, आपके एवरी, मैकार्टी और मैकलॉड के बायोकेमिकल प्रिंसिपल, है ना। इसमें भी क्या है, ये बायोकेमिकल जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर पता कर रहे थे ना, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, वो चीज़ पता लगा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए इन्हें क्या क्या चाहिए था कि आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो कि प्रोटीएजेस और आपका आरएनएज है बेटा, ठीक है। तो ये भी इसके साथ साथ की डिस्कवरी इन्होंने करी। ये तो पता लगाया ही कि एस स्ट्रेन से क्या कहते हैं, आर स्ट्रेन में क्या कहते हैं ट्रांसफर हो रहा है, प्लस इस चीज़ के हेल्प से डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफर। तो जब भी वो जैसे प्रोटीन जब मतलब पूरा एस स्ट्रेन डाल रहे थे हीट के बाद, हीट किल्ड के बाद, तो उन्होंने क्या उसके साथ डाला, प्रोटीन, एक बार क्या डाला, प्रोटीएजेस डाला। तो प्रोटीएज डालने के बाद भी क्या हुआ बेटा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। ऐसे करके फिर आरएनएज डाला, तो आरएनएज भी डाला तो भी हमें क्या मिला, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। फिर जैसे ही उन्होंने क्या डाला था, डीएनएज डाला था ना, डीएनएज डाला, तो फिर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से क्या देखा गया, तो इससे अल्टीमेटली क्या निकाल सकते हो, कंक्लूजन यही निकाल सकते हो ना कि हाँ जी, डीएनए ही ऐसा है जो क्या हुआ, एस स्ट्रेन से, डीएनए की वजह से एस स्ट्रेन का डीएनए क्या हुआ है, आर स्ट्रेन पे पहुंचा है ना।
ठीक, यही डीएनए कहाँ गया बेटा, आर स्ट्रेन के पास। ठीक है, और ये कब नहीं जा रहा था, जब हमने डीएनए डाला तो ये नहीं जा रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दे रहा था। बट जब हम आरएनए डाल रहे थे तो भी हो रहा था, ये प्रोटीएज डाल रहे थे तो भी हो रहा था, क्योंकि डीएनए को उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा था कुछ भी। ठीक है, तो इस वजह से क्या पता चला फाइनली कि हमें क्या कहते हैं, डीएनए जो है एज एन हेरिडिटरी मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है बिटवीन क्या कहते हैं, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। ठीक है, बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत अर्ली हो रहा था, उस टाइम तक हो रहा था, और भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, खोज, डिस्कवरी, इन्वेंशन चल रहे थे, है ना, रिसर्चेस चल रही थी। तो काफ़ी रिसर्चर्स जो थे इस बात से कन्विंस नहीं थे कि ऐसा हो, क्योंकि पहले देखो मैंने बोला ना कि प्रोटीन को पहले मानते थे, तो मतलब, और तुमने केवल एक बैक्टीरिया में करके दिखा दिया है ना, तो भाई काफ़ी लोगों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी नहीं थी इस क्या कहते हैं, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के एक्सपेरिमेंट में। तो इस वजह से काफ़ी बार क्या हुआ, मतलब काफ़ी जगह इस चीज़ को नहीं माना गया कि हाँ हम ऐसा कह दें कि डीएनए ही क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये चीज़ नहीं माना काफ़ी लोगों ने। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से और एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, बातों को प्रूव किया जाएगा। तो ऐसा ही अनइक्विवोकल, है ना, अतुलनीय, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये चीज प्रूव करने के लिए कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये वाला प्रूफ मतलब दिया तो इन्होंने भी, है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैकार्टी और क्या कहते हैं, मैक्लोर, कौन कौन से, सॉरी एवरी, मैकार्टी और मैक्लॉड, ठीक है, इन सब ने क्या किया है अपना, मतलब इन लोगों ने भी अपना पूरा मतलब एक्सपेरिमेंट इसी बेसिस पे किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल है वो डीएनए है। ठीक है, बट उसके बाद एक बार और एल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज इन 1952, मैंने कहा ना बेटा ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर इसमें बार बार देखो आ रहे हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे, 1928 में आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, देन उसके 5 साल बाद से 10 साल तक के बीच में क्या देखा गया कि 1933 से 1944 तक आपका बायोकेमिकल नेचर पता लगाने में लगे रहे लोग, किसके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के। देन उसके बाद देखो 1944 के बाद 1952, लगभग 8 साल बाद, 8 साल बाद किसने, अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने क्या देखा है, उन्होंने डीएनए को दिखाया कि डीएनए ही ऐसा आपका जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है, जो पास ऑन हो रहा है फ्रॉम बैक्टीरियोफेजेस टू क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया और ऐसा वायरस लिया बेटा जो बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था। ऑफ कोर्स बैक्टीरिया फेज मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया फेजेस क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को हार्म करेंगे, या वो वायरस जो क्या कहते हैं एज एन पैरासाइट वर्क करते हैं बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया बेटा, बैक्टीरियोफेज लिया। ठीक है, हर्सी एंड चेज वर्कड टू डिस्कवर whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट क्लास 11 का अगर याद रखो, क्लास 11 है ना, क्लास 11 में आपने वायरस पढ़े है ना, वायरस वेरॉइड्स, जब हमने क्या कहते हैं किंगडम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तब हमने उसमें क्या पढ़ा, तब हमने पढ़ा उसमें कि वायरस वेरॉइड्स भी होते हैं जिसको आर.एच. विटेकर क्या नहीं कर पाए थे, उसको कोई पोजीशन नहीं दे पाए थे अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो लेकिन होते तो है ना, होते तो है। तो हमने देखा था कि वायरस की कुछ इस तरीके की पर्टिकुलर बॉडी होती है, एक नेक होता है, एंड देन उसके बाद इस तरीके के क्या कहते हैं लिम्स निकले रहते हैं, है ना। तो तुम अगर ये समझ सको, उससे रिकॉल कर सको कि जो वायरस है आपका, वायरस मेजरली किस से बना रहता है बेटा, एक प्रोटीन कोड से, है ना, प्रोटीन कोड से बना होता है, दूसरा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ हमने नहीं देखा कि वायरस की बॉडी में क्या होता है ना। प्रोटीन कोड को क्या बोल रहे थे उस टाइम पे, कैस्पिड बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो क्या देखा
कि जो वायरस है, वायरस की पूरी बॉडी, ये पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ऊपर की कवरिंग है ना, उसको जो मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो स्ट्रक्चरल बॉडी है, वो अल्टीमेटली किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। एंड जो उसका जेनेटिक मटेरियल, ऑफ कोर्स कोई भी ऑर्गेनिज्म को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? जेनेटिक मटेरियल चाहिए, बायोमोलिक्यूल चाहिए, है ना, कि वो अपने आप को क्या कर सके? फंक्शन कर सके और अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। तो फॉर दैट दे नीड जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल भी देखा गया कि इसमें है ना। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो, और दो अलग चीज हो गई, ठीक है। अब हमें पता है कि जो प्रोटीन है बेटा, वो प्रोटीन ज्यादातर सल्फर से बने होते हैं, है ना। सल्फर उसमें होगा, सल्फर के एलिमेंट, सल्फर जो है वो प्रेजेंट होगा। और अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में डीएनए दिखाया, तो डीएनए में हमने कहा कि डीएनए का जो न्यूक्लियोसाइड होता है हमारा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हमने देखा, तो उसमें हमने ये देखा कि H3PO4, है ना, फॉस्फेट ग्रुप एक ऐड होता है ना, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप मतलब कि फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा। तो फॉस्फोरस और सल्फर, सल्फर किस में मिलेगा तुमको? प्रोटीन में। फॉस्फेट किस में मिलेगा तुमको? क्या कहते हैं? डीएनए में या फिर आरएनए में, है ना। चाहे डीएनए की बात करूं, चाहे मैं आरएनए की बात करूं, ये फॉस्फोरस से ही क्या होंगे? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पे, तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वायरस में इसके अलावा और कोई क्या कहते हैं बायोमोलिक्यूल देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए क्या किया बेटा? बैक्टीरियोफेज को सेलेक्ट किया, है ना। और ज्यादा होते तो कंफ्यूजन क्रिएट होती कि भाई और भी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो उस पे एक्सपेरिमेंट करना। आप एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करने जा रहे हो, है ना, क्या एम है आपका, लिखते हो ना। क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, तो एम लिखते हैं। तो एम जो है, एम के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे? अपने एक्सपेरिमेंटिंग टूल्स यूज करोगे। तो बैक्टीरियोफेज उसमें सबसे फिट बैठ रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या लिया बेटा? बैक्टीरियोफेज, है ना। अब बैक्टीरिया ही क्यों लिया? कि ऑफ कोर्स बैक्टीरियोफेज इसलिए लिया कि भाई हमें बैक्टीरिया को, मतलब अगर हमें एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना है तो लार्ज स्केल पे स्टडी कर सकते हैं, है ना, कि एक ही बार के इन्फेक्शन से हमें बहुत सारे रिजल्ट मिल सकते हैं ना। बैक्टीरिया बहुत तुरंत मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। प्लस इससे किसी को हार्म भी नहीं पहुंचेगा, है ना। इंसानों पे करते तो कितनी दिक्कत होती है इस एक्सपेरिमेंट में। तो बैक्टीरिया लेना ज़्यादा बेटर है। तो उन्होंने बेटा क्या किया कि ये पता, तो अब प्रोटीन है या डीएनए, इससे पता चल जाएगा कि वायरस से क्या क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो रहा है, क्या कहते हैं तुम्हारा डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए में, ठीक है, या बैक्टीरिया के पास। दे इनकॉर्पोरेटेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस। उन्होंने क्या किया बेटा? फॉस्फोरस, यानी देखो केमिस्ट्री में तुमने क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है आइसोटोप्स, है ना। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट होते हैं, उनका बस मास नंबर अलग होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो क्या करते हैं? ये जो आइसोटोप्स लिए किसके, आप उन्होंने क्या कहते हैं फॉस्फोरस के और सल्फर के। ये किस तरीके के थे बेटा? नॉर्मल आइसोटोप नहीं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप मतलब जो एमिट करे, है ना, लाइट एमिट करें। तो ये इस तरीके के रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे। तो कौन सा मिला? ऐसा फॉस्फोरस जिसका मास नंबर 32 था, है ना, और सल्फर जिसका मास नंबर 35 था, है ना। P32 और S35, ऐसे याद रखना, है ना। S35 और P32 ये लिया बेटा इन्होंने, ठीक है। अब P32 वाला लेंगे तो ऑफ कोर्स जो डीएनए होगा वो कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव, ठीक है। और S लेंगे तो S वाला से क्या होगा? प्रोटीन कोड जो है रेडियो एक्टिव हो जाएगी, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो यही एक कंक्लूजन, मतलब सिस्टम बैठाया उन्होंने कि हम अलग अलग आइसोटोप यूज़ करते हैं प्रोटीन और क्या कहते हैं डीएनए के लिए, जिसके हेल्प से हमें ये मिल जाएगा कि डीएनए भी लाइट एमिटिंग हो जाएगा और क्या हो जाएगा? प्रोटीन भी। तो अगर जब हम बैक्टीरिया को उससे इन्फेक्ट कराएंगे बैक्टीरियोफेज से इस तरीके के जो कि रेडियो एक्टिव है, तो क्या होगा? हमें फाइनली पता चल जाएगा। अगर प्रोटीन होगा तो वो भी पता चल जाएगा और डीएनए होगा तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो पोर्शन जाएगा पास ऑन होगा बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया भी क्या करेगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ग्लो करेगा, है ना।
तो ये चीज़ इंटू प्रोटीन्स ऑफ अ सेपरेट फेज कल्चर, और दोनों को अलग अलग, ऑफकोर्स भाई एक कल्चर में थोड़ी करोगे, कैसे फिर मतलब तुम पता लगाओगे, तो अलग अलग कल्चर में ग्रो कराया। दीज phase types were used independently to infect the bacterium। कौन सा बैक्टीरिया यूज करा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया यूज करा, एस्चीरिया कोलाई, है ना। तो एस्चीरिया कोलाई जो है आपका बैक्टीरिया, ई कोलाई भी बोल सकते हो, ठीक है, तो इसको यूज करा। आफ्टर सम टाइम दिस मिक्सचर was agitated on a blender to separate the empty phase caspid from the surface of bacterial फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। क्या मतलब कि फिर एक ब्लेंडर रखा, मतलब मिक्सी जार वगैरह टाइप का कुछ रखा, और उसमें क्या करा, घुमा दिया उसको, पूरा जो मिक्सचर बनाया था उन्होंने उस मिक्सचर को अच्छे से क्या कर दिया, ब्लेंड करा। तो ब्लेंड करने के बाद क्या मिला उनको कि जो क्या कहते हैं तुम्हारे बैक्टीरियोफेज हैं, उनके जो क्या कहते हैं आपके प्रोटीन कोट है वो क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। तो वो कैस्पिड क्या होता है, इस ब्लेंडर में डालने के बाद वो कैस्पिड कैसा हो जाता है बेटा, वो जो प्रोटीन कोट है वो अलग हो जाता है, ठीक है, कहाँ से, बैक्टीरिया के सरफेस पे, ठीक है। देखो कैसे बात कर रहे हैं कि आपका देखो यहाँ पे ठीक है, क्या किया उन्होंने, ये तो आपका क्या कहते हैं एवरी मैकार्टी और मैकलोड का एक्सपेरिमेंट है बेटा। उसमें ये क्या दिखाया हुआ है कि क्या कहते हैं उन्होंने पता किया है कि डिफरेंट जो आपका क्या कहते हैं आर स्ट्रेन है या फिर एस स्ट्रेन है, उसकी बायोकेमिस्ट्री किस तरीके की थी उसको समझने के लिए, ठीक है। रिकॉल कर लो, देखो उन्होंने हीट किल्ड लिया, ठीक है, हीट किल्ड आपका एस सेल ली, ठीक है, उसको क्या किया, उसको क्या कहते हैं लिपिड और शुगर्स के एक सॉल्यूशन में डाल दिया, है ना। जब इसमें डाला तो फिर उन्होंने क्या देखा कि जब प्रोटीन ऐड किया तो इससे प्रोटीन नहीं मिलेगा, ठीक है, आरएनए ऐड किया तो आरएनए नहीं मिलेगा, और डीएनए से डीएनए डालेंगे तो डीएनए खत्म हो जाएगा, है ना। इस एस किल्ड को एक क्या कहते हैं अपना एक सॉल्यूशन में डाला जो कि लिपिड और शुगर का था, फिर उस सॉल्यूशन के तीन पार्ट किए, तीन पार्ट में से एक में प्रोटीनेज डाला, एक में आरएनएज डाला और एक में डीएनएज डाला, है ना। फिर उसके बाद क्या देखा कि जब क्या कहते हैं प्रोटीनेज डाला तो भी आपको एस सेल्स अपीयर हो रही हैं, आरएनएज डालने के बाद भी एस सेल्स अपीयर्स हो रही हैं, पर जैसे ही डीएनएज डाला डीएनए वाले में आपको एस सेल नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कब, जब आर सेल्स को ऐड किया। तो इस तरीके से इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था बेटा, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, ठीक। तो क्या कहते हैं ये आपका एवरी मैकार्टी और मैकलोड के एक्सपेरिमेंट की बात हो गई, ठीक है। कब किया था बेटा, 1933 से 1944 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम अपना क्या कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस वाला, जो अभी हम क्या कहते हैं हर्शी और चेज का हम जो एक्सपेरिमेंट देखना चाह रहे हैं, किसका देखना चाह रहे हैं, हर्शी एंड चीज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसी पे कि ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, बैक्टीरियोफेज और इकोलाई यूज हुई उसमें, ठीक है, क्या यूज हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट कि फास्फोरस का कौन सा आइसोटोप यूज किया, सल्फर का आइसोटोप कौन सा यूज हुआ, इसी में से तुम्हें 4-5 तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या थे क्या कहते हैं आपके एक्सपेरिमेंट के, तो सबसे पहले क्या करवाना है, इन्फेक्शन कराना है। इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्शन कैसा, इन्फेक्शन का मतलब यही ना कि जो वायरस है कोई भी मतलब पैथोजन है वो उस पर्टिकुलर सेल को आके क्या कर दे, इन्फेक्ट कर दे, है ना, या से उससे अटैच हो जाए, है ना, फिर आगे की जो प्रोसेसिंग होती है वो होनी है। तो सबसे पहले इन्फेक्ट किया, क्या किया कि पहले तो उन्होंने ये जो आपके बैक्टीरियोफेज थे, आधे बैक्टीरियोफेज को उन्होंने क्या कराया बेटा, S35 में ग्रो कराया। जब S35 में ग्रो कराया तो उनको जो प्रोटीन कलर कोट मिला वो किस तरीके का है, रेड कलर का, है ना। यही दिखाया एनसीईआरटी में, रेड कलर का प्रोटीन कोट देखने को मिलता है क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो ऑफकोर्स लाइट एमिट कर रहा है, तो किस कलर की लाइट एमिट कर रहा है, आपके रेड कलर की। देन उसके बाद आधो को किस में कराया, फास्फोरस 32 में, फास्फोरस 32 में ग्रो कराने के बाद उन्हें प्रोटीन कोड पे तो कोई क्या कहते हैं रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई, बट जो उसका डीएनए था वो किस तरीके से ग्लो कर रहा था, ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन कराया तो क्या हुआ, बैक्टीरिया से अटैच हो जाएंगी तुम्हारे बैक्टीरियोफेज,
तो जब बैक्टीरियोफेज से अटैच हो जाएंगी तो क्या काम करना है उन्हें, उन्हें अपना जो जो भी काम करना है। पैथोजन कैसे इन्फेक्ट करता है, पैथोजन अपना जेनेटिक मटेरियल किस में कर देता है, वो लिविंग सेल में इंट्रोड्यूस करा देता है, ठीक है, ताकि क्या करे, वो जो सेल है वो सेल उस जेनेटिक मटेरियल को पैरासाइट के या फिर पैथोजन के क्या कहते हैं तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझे और उसको रेप्लिकेट करे। एक्चुअली ये क्या चाह रहे हैं, ये भी ये हम करना चाह रहे हैं, इनके वजह से हार्म हो जाते हैं, बट इनका सेंस नहीं होता है। एक्चुअली ये रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं अपने आप को। तो रेप्लिकेट करने के लिए उन्होंने दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करा है, होस्ट बनाया है ना। तो अपना जेनेटिक मटेरियल जैसे ही छोड़ रहे हैं, देखो पहले बारे में इन्फेक्शन में, ठीक है, पहले स्टेप में ये हो गया, फिर उसने क्या किया, फिर इन दोनों ने, हर्षी और चेज ने मिक्सी ली और उसमें घुमा दिया इस सोल्यूशन को, है ना, दोनों को अलग अलग करके घुमा दिया। तो घुमाने से क्या होगा जी, जो बॉडी होगी जो अटैच थी, बॉडी तो अंदर नहीं जाएगी क्योंकि भाई उसके सेल वॉल है, इतनी बड़ी बॉडी कैसे अंदर चली जाएगी, केवल वही मटेरियल जा सकता है ना। सेल वॉल तो फिर भी एक बार को इम्परमिएबल होती, बट क्या कहते हैं क्या कहते हैं, जो आपकी परमिएबल होती है, इम्परमिएबल कह रही, परमिएबल होती है, बट जो आपकी क्या कहते हैं मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो तो इम्परमिएबल होती है, तो वो तो नहीं जाने देगी, ठीक है। तो क्या होता है, केवल जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है, और फिर उसके बाद जब आप इसको मिक्सी में घुमा देते हो सॉल्यूशन को, है ना, तो क्या होगा, आपकी जो बैक्टीरिया प्रोटीन कोट से, सॉरी, बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट थे वो रिमूव हो जाएंगे, है ना। दोनों में दिखाया बेटा कि बैक्टीरिया के प्रोटीन फेज, बैक्टीरिया फेज के प्रोटीन कोट दोनों में क्या हो गए, अलग हो गए। देन आखिरी क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब, सेटल डाउन होने दिया, ठीक है, सेटल डाउन होने दिया। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इन सेल्स। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखा गया कि कोई भी सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर जो था वो हमें नहीं मिला इस सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे इन बैक्टीरिया के सॉल्यूशन में हमने देखा कि यहाँ पे हमें फास्फोरस 32 मिल रहा है, ठीक है, फास्फोरस 32 हमें मिल रहा है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये स्टेप्स थे जिससे क्या पता चला, है ना, यानी कि ये वाले जो बैक्टीरिया होंगे जो इन्फेक्ट हो चुके हैं आपके फास्फोरस 32 वाले बैक्टीरियोफेजेस से, ये ग्लो करेंगे बेटा ग्रीन कलर के, ये वाले नहीं करेंगे, ठीक है। पर इनका जो मतलब सेंट्रीफ्यूगेट करने के बाद जो एक मतलब फोम बनती है ना, मतलब जो ऊपर लाइट क्या कहते हैं, लाइट पोर्शन होता है सॉल्यूशन का, वो ऊपर सेटल करेगा तो वो कैसे दिखेगा, वो रेडिश कलर का दिखेगा, ठीक है। और जो भी पोर्शन हैवी था वो नीचे सेटल डाउन होगा, तो वो उसमें से एक में जब आपने सल्फर से कराया तो सल्फर में ग्लो नहीं हो रहा, लेकिन आपका क्या कहते हैं, जब फॉस्फोरस से कराया है, फॉस्फोरस वाले बैक्टीरिया वजह से, तो उसमें शो हो रहा है, ठीक है। यही एकमात्र क्या था आपका हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट था, जिससे फाइनली ये समझ में आ गया कि हाँ, प्रोटीन तो नहीं जा रहा बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर नहीं जा रहा है प्रोटीन, अल्टीमेटली क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है। यानी डीएनए ही ऐसा क्या है, और ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में जब ट्रेवल करना था, ये भी कंसेप्ट पता था। तो जेनेटिक मटेरियल अल्टीमेटली क्या समझ में आया कि जेनेटिक मटेरियल फॉस्फोरस से बना होता है ना, और वो आपका क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, ठीक है। प्रोटीन से बना होता, तो प्रोटीन से बना होता तो जी प्रोटीन कोट अंदर आया होता, या फिर सल्फर वाला पार्टिकल कुछ ना कुछ मिला होता, तो सल्फर तो कुछ भी नहीं मिला ना, तो यानी प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये चीज़ इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट से पता चली। व्हेन S35 को जब यूज़ किया बेटा, है ना, S35 वॉज यूज, ऑल रेडियो एक्टिव मटीरियल वॉज लिमिटेड टू एम्प्टी वायरल प्रोटीन कोड्स। जो भी वायरल प्रोटीन कोड्स अब खाली रह गई थी, है ना, देखा ना, खाली हो गई, जेनेटिक मटीरियल हट गया, तो ये कैसा एम्प्टी प्रोटीन कोड्स, इसको क्या बोल रहा है बेटा, एम्प्टी प्रोटीन कोड्स, है ना। क्या खास बात है वायरस के बारे में, वायरस के बारे में खास बात यह है कि जब तक वो किसी लिविंग बॉडी को सॉरी लिविंग बॉडी या लिविंग सेल को होस्ट नहीं बनाता, तब तक वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता, और जैसे ही वो किसी सेल के अंदर एंटर कर गया, वो कैसा हो जाता है, लिविंग हो गया। तो एंटर क्या कर रहा है वो, उसकी अपना बॉडी को एंटर नहीं कर रहा है, प्रोटीन कोड को नहीं एंटर करवा पा रहा है, केवल जेनेटिक मटेरियल को एंटर कर रहा है। और जैसे जेनेटिक मटेरियल किसी सेल के अंदर जाएगा, वो
जैसे कि बाकी की लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है, वैसे ही वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी वायरस में और कोई क्या कहते हैं चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, और कुछ जो मशीनरी चाहिए होती है जेनेटिक मटेरियल को आगे हम पढ़ेंगे रेप्लिकेट करने के लिए, वो चीज़ें नहीं होती है, इसलिए उसको दूसरे होस्ट की जरूर। इसीलिए कहा, देखो क्लास 11th में जो ये टर्म है कि जो वायरस हैं आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, क्योंकि उन्हें होना पड़ रहा है, उनके पास है ही नहीं सिस्टम कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। और कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अपने रिप्रोडक्शन को स्टॉप करना चाहता हो। ठीक है, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए उसे हमेशा क्या चाहिए होगा, होस्ट चाहिए होगा। बिना होस्ट कोई वायरस रह ही नहीं सकता, खत्म हो जाएगा, नॉन लिविंग बैक्टीरिया जैसा होगा। ठीक है, बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विद वायरस says that had radioactive DNA were radioactive indicating the DNA were radioactive indicating that DNA was the material that passes from the virus to the bacteria। तो हमें क्या पता चला, इस से हमें ये पता चला कि जो डीएनए है वो पास ऑन हुआ है। दिस रिजल्ट इंडिकेट दैट डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज एंड नॉट द प्रोटीन एंटर्स द होस्ट। तो जो पहले लोग मान रहे थे कि प्रोटीन ही होता है, और फिर उन्होंने क्या कहते हैं मैकार्टी वगैरह के एक्सपेरिमेंट को नहीं उनसे कन्विंस नहीं थे, तो उनको इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ भाई प्रोटीन तो नहीं जा रहा है किसी भी मतलब सेल में, वेयर वायरल रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। और ये भी देखा कि भाई जब क्या कहते हैं डीएनए पास ऑन हुआ क्या कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो वायरल डीएनए क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। यानी रेप्लिकेट होने का मतलब कि यही जेनेटिक मटेरियल है। Therefore, DNA is the genetic material of the bacteriophage। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज के लिए वो क्या हो गया बेटा, वो आपका डीएनए हो गया। इससे ये चीज प्रूफ हो गई है ना, कितने क्लियरली समझा दिया कि देखो प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, प्रोटीन नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्या कहते हैं प्रोटीन अपने आप को रेप्लिकेट भी नहीं कर रहा है। पर जैसे ही रेडियो एक्टिव डीएनए गया बैक्टीरिया के अंदर, उसने क्या किया, बैक्टीरिया की मशीनरी मॉलिक्यूल्स को यूज किया और अपने वायरल डीएनए बनाने स्टार्ट किए। और उसी सेल में से क्या होगा, वायरल क्या कहते हैं दूसरे वायरस, नए नए वायरस पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी क्या समझ में आया कि बिना किसी जेनेटिक मटेरियल के ऐसा प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है। यानी ये समझ में आ गया कि वायरस के लिए डीएनए ही उसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये बात यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गई कि जो डीएनए था बेटा आपका, जो डीएनए था आपका वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसीलिए इसको क्या बोला, अनइक्विवोकल प्रूफ, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय, इक्विवोकल प्रूफ है ये, है ना। किसने दिया था, हर्शी और चेज ने। एक्सपेरिमेंट हमारे एवरी, मैकार्टी और मैकलॉड ने भी इसीलिए किया था कि बायोकेमिकल नेचर पता कर सके कि कौन सा क्या कहते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे, तो दो प्रूफ मिल गए कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है ना। और बैक्टीरिया वन से दूसरे बैक्टीरिया में भी क्या जा रहा है बेटा, डीएनए पास ऑन हो रहा है। प्लस वायरस से आपका डीएनए पास ऑन हो रहा है किसमें, आपके बैक्टीरिया में। तो दो प्रूफ होने के बाद ये चीज़ तो कंफर्म हो गई ना कि हाँ जी क्या है, डीएनए ही ऐसा है मटेरियल जो पास ऑन हो रहा है। इनफैक्ट ये केवल एक के साथ थोड़ी क्या होगा, एक या दो बैक्टीरिया या वायरस ले लिए होंगे, नहीं बहुत सारे लिए होंगे। और उनको ऐसे कोई एनोमली भी नहीं मिली कि किसी और में प्रोटीन देखने को मिल गया या कुछ और आरएनए देखने को मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो उन्होंने डीएनए को एज एन जेनेटिक मटेरियल मान लिया इन एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज के बाद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो जब डीएनए के बारे में पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसके बाद आए और उन्होंने अपनी इस पे एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट किया कि डीएनए होता कैसा है, दिखता कैसा है ना। तो सबसे पहले आए जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। कौन है बेटा ये दो साइंटिस्ट हैं 1953 में, है ना।
आपका क्या कहते हैं हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद, जो कि आपका कब हुआ था 1952 में, है ना। 1952 में क्या किया था, हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट था, है ना। हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ। और देखो 52 में एक साल के अंदर अंदर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेट प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन proposed a double helix model of structure of DNA। मतलब कि जो एक्सरे से डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ोगे, है ना, वेव ऑप्टिक्स और क्या कहते हैं तुम्हारी रे ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में एक डिफ्रैक्शन वाला पॉइंट स्टडी करोगे, उसमें क्या देखने को मिला, लाइट और डार्क बैंड्स देखने को मिलती है, लाइट एंड डार्क बैंड्स, है ना। लाइट और डार्क बैंड्स दिखने को मिलते हैं जब सामने लाइट के कोई पार्टिकल आता है, तो लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है, बट जब वो ट्रेवल कर रही है तो उसके सामने अगर कोई पार्टिकल आता है, बहुत छोटे से छोटा भी पार्टिकल आएगा, तो तुम्हें लाइट में डेविएशन देखने को मिलेगी। लाइट की जो डायरेक्शन था, ऐसे जान रही थी, मान लो सीधी जा रही थी लाइट, बट जैसे ही पार्टिकल आया तो उसे चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। इसी को डेविएशन बोलते हैं बेटा। और इसी को जब एक्सरे पे फिल्म करते हैं, है ना, इसी लाइट की डायरेक्शन को जब हम एक्सरे पे फिल्म करते हैं तो हमें डिफ्रैक्शन मिलती है। डिफ्रैक्शन कैसी हो गई, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, वैसी मिलेगी, एक लाइट बैंड एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड एक डार्क बैंड। जहाँ डार्क बैंड है वहां पे क्या है, वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। और वो ये चीज किसने बताई थी, ये लाइट और डार्क बैंड वाला पैटर्न किसने इंट्रोड्यूस करा था, मॉरिस विल्किंस और रोजरलैंड फ्रैंकलिन। तो इनकी हेल्प से फिर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया बेटा, डीएनए के स्ट्रक्चर को, किसको, डीएनए के स्ट्रक्चर को पता करा। और पता करने पे पता चला कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है बेटा, डबल हेलिक्स, हेलिक्स की तरह है, डबल वो भी, है ना, यानी कि डबल स्ट्रैंड है। और कैसा है बेटा, ठीक है, यानी कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, हेलिकल है, ठीक है, हेलिकल है और डबल भी है ना। ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, ये देखो टाइप्स ऑफ डीएनए दिखा रखे हैं कि ए डीएनए है, बी डीएनए है, जी डीएनए है, सी डीएनए, डी डीएनए, है ना। डीएनए भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, आगे भी पढ़ेंगे। तो उसमें से आपको क्या दिखाया हुआ है कि जो डीएनए है, कॉमनली सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है आपका, बी डीएनए होता है ना, बी डीएनए सब जगह मिलता है। तो उन्होंने जब इस पे डीएनए पे लाइट रेज मारी, एक्सरे निकाला इसका, तो उन्हें ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दिया कि इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल या पॉलीमर, इस तरीके से पॉलीमर ऑफ कोर्स क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है। इसी को डबल हेलिक्स बोलते हैं। दो स्ट्रेन है ना, दो स्ट्रिंग्स हैं और वो दोनों एक दूसरे से वाइंड अप है ना, ऐसे घूमी हुई हैं, इसलिए हेलिकल, ठीक है। डीएनए इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल, सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है, विच इज कंपोज ऑफ स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। किससे बना हुआ है, हमने अभी पहले ही पढ़ लिया कि न्यूक्लियोटाइड से, हमने जब क्लास 11 का अपना सारा रिवीजन किया तो उसमें हमने देखा ही था कि डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं जी, न्यूक्लियोटाइड्स में होता है एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक आपका फॉस्फेट, ठीक है। तो तीन चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। अब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट जब ज्वाइन होती रहती हैं तो क्या बनाती है, एक बड़ा सा पॉलीमर बनाती है। और ये बड़ा सा पॉलीमर बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसे लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल बोल रहे हैं ना। लगभग क्या कहते हैं, ह्यूमन का तो 3 मीटर तक हो सकता है लंबा, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द डीएनए इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना, नंबर ऑफ बेटा न्यूक्लियोटाइड इन एन ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड। देखो ये एजर्शन रीजन में आ सकता है ना, तो हाँ जी ये बात सही है ना, कि कितने न्यूक्लियोटाइड है उस हर स्पीसीज की, ये एक अपनी क्या कहते हैं स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है कि उसका जो डीएनए होगा एक फिक्स नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अगर चाहे मान लीजिए कि एक हमने लिया ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर क्या है 100 न्यूक्लियोटाइड से, है ना, 100 न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना हुआ है ना, उसके डीएनए में क्या है बेटा 100 न्यूक्लियोटाइड है। तो इसकी कोई भी स्पीसीज के और दूसरी जो पॉपुलेशन होगी उसमें भी देखेंगे ना, इसी स्पीसीज की पॉपुलेशन में तो सब में 100 न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बताती है हमें, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमें बताती है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब पर्टिकुलर है उसके लिए। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ अ पेंटोज शुगर, हमने बात कर ली। पेंटोज शुगर हो सकती है, तो पेंटोज शुगर तुम्हारी डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, या फिर फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। और कौन से हो सकती है जेनेटिक मटेरियल के लिए, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, है ना, आरएनए में राइबोलोज बोलो या राइबोज बोलो। ठीक है, तो ये तुम्हारी आरएनए में भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो अगर डीएनए, क्योंकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं, तो डीएनए के लिए क्या बोला है, डीऑक्सीराइबोज होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक नाइट्रोजन बेस होगा। ये हम बात कर चुके हैं बेटा, अभी ही करी है थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद सब यूनिट कंपोज ऑफ ओनली शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, है ना। ये भी कर ली हमने बात कि भाई जो केवल बेस और शुगर से बना है हम इसको न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, और जो बेस शुगर और फॉस्फेट से बना है उसको न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो we are done। ठीक, नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू। अब लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात मैंने कहा था ना कि अभी आगे समझेंगे कि किस तरीके से लिंक होते हैं ये सब। तो ये किससे लिंक होता है, जो तुम्हारा बेस है, बेस यानी कि नाइट्रोजन का जो वो साइकिल दिखा हमने प्योरिन और पिरामिडिन, ठीक है, बेस जुड़ा हुआ है शुगर से, है ना, तो बॉन्ड बनेगा, ऐसे थोड़ी। ये तो केमिस्ट्री आ गई ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब जुड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा तभी जुड़ा है। तो ये जो बॉन्ड है ये किस तरीके का है, इसका नाम दिया हुआ है एन, एन फॉर नाइट्रोजन, है ना, एन फॉर नाइट्रोजन। शुगर के लिए ग्लाइको, है ना, क्या वर्ड यूज करा है शुगर के लिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और दोनों में बॉन्ड बन गया तो लिंकेज बोल रहा है इसको, है ना। तो ऐसे याद करना कोई मुश्किल की बात नहीं। बेस में क्या होता है जी, बेस में नाइट्रोजन होता है, शुगर क्या है, ग्लाइको, ग्लूकोज से याद रखना ग्लाइको, है ना। तो कोई भी ग्लाइको, तो एन और ग्लाइको से मिला हुआ बॉन्ड, बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, या लिंकेज। इसको किस में मिलेगा जी, ये आपको न्यूक्लियोसाइड में मिलेगा। The four nucleosides differ from each other in the type of the base, which could be adenine, guanine, thymine और cytosine। डीएनए की बात कर रहे हैं इसलिए यूरासिल नहीं यूज किया इसने। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन के प्रेजेंस के वजह से न्यूक्लियोसाइड चेंज हो सकते हैं। द एडेनाइन एंड ग्वानिन आर द प्योरिन्स, है ना, क्या पढ़ा था, पूरी आ गई, है ना। तो प्योरिन्स क्या हो सकते हैं, एडेनाइन और ग्वानिन, एंड थायमिन एंड साइटोसिन आर पिरामिडिन। ठीक है, थायमिन और साइटोसिन यानी टीसी आपका क्या हो जाएगा, पिरामिडिन, है ना। आरएनए में क्या होता है, यूरासिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायमिन, ये भी बात कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस पे भी क्वेश्चन बनेगा, है ना। जो भी चीज़ बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो समझ जाओ, उस पर तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सीयूटी में मिले, नीट में मिले, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और ये चैप्टर सीयूटी के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इन अ न्यूक्लियोटाइड nitrogen base is attached to the deoxyribose sugar at C1 and phosphoric acid is attached at the C5 of the sugar। यानी कि ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो ये आपका क्या कहते हैं, ये जो आपका शुगर है ना, ये क्या दिख रही, शुगर दिख रही, पेंटोज शुगर है। ठीक है, 1 2 अगर यहीं से अभी स्टार्ट करें, 1, अरे ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 वो दिख रहा है बेटा, 5 आपको क्या दिख रही है, 5 आपको क्या कहते हैं, कार्बन दिख रहे हैं।
इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ठीक है, ये 5 कार्बन होता है। ठीक है, पेंटोस शुगर में जो है आपका ये जो फॉस्फोरस है या फॉस्फेट ग्रुप है, ये किससे 5th कार्बन से ज्वाइंट होता है। और जो ये नाइट्रोजन है, यहाँ वाला जो नाइट्रोजन है, ये आपके फर्स्ट कार्बन से क्या होता है बेटा, लिंक्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन से कौन लिंक्ड हो रहा है तुम्हारा, क्या कहते हैं, आपका नाइट्रोजन। तो 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे एक और कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, ये हो गया आपका 4, ये हो गया, यहाँ पे एक 5th कार्बन मिलता है बेटा, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि 5th कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, आपका फॉस्फेट ग्रुप है। अभी जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मतलब बॉन्डिंग की बात हो गई है ना। बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, ऑफकोर्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से। ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो फॉस्फोरिक एसिड वाला ग्रुप है ना, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट, ये तो पता है ना। अगर मैं फॉस्फेट बोल दूं तो वही फॉस्फोरिक एसिड है। अगर मैं एसीटेट बोल दूं, ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर लास्ट में किसी भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ठीक है, नेमिंग के बाद एटीई आ रहा है तो वो क्या शो कर रहा है, वो एसिड शो कर रहा है। ठीक है, ये कॉमन नेम, अगर कॉमन नेम के में अगर तुमको एटीई मिल रहा है तो ये बेटा एसिड की बात हो रही है। ठीक है, तो जो तुम्हारा फॉस्फेट है वो किससे जुड़ा हुआ है जी, C5 कार्बन, 5th कार्बन जो है शुगर के, उससे। ठीक है, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन आपने देख लिए। प्योरिन्स में एडेनाइन और ग्वानिन, पिरामिडिन्स में थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, प्लस डीएनए में ये बात ध्यान रखने की, जो भी प्योरिन होगा, प्योरिन हमेशा पिरामिडिन से कंबाइन करेगा, है ना। प्योरिन हमेशा बेटा किससे कंबाइन करेगा, पिरामिडिन से कंबाइन करेगा। ठीक है, तो ए जो होगा उसके पास अब चांसेस है टी से करने के या सी से करने से। तो सबसे स्टेबल तब होता है जब वो टी से ज्वाइन करता है। तो ए हमेशा टी से ज्वाइन करेगा और जी हमेशा किससे ज्वाइन करेगा, सी से ज्वाइन करेगा, है ना। और ये भी हमने देखा अभी कि ए और टी जब एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं तो वो बेटा डबल बॉन्ड के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं उनके अट्रैक्शन की वजह से। और जी और सी जब अट्रैक्ट होते हैं तो उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, है ना। जी सी में 3 और ए और टी में 2, है ना। टी से ऐसे याद रखना, टी से 2, है ना। ए टू बोलते हैं ना, ए टू। ठीक है, A2 यानी कि ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया आपको कि एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड 1, ठीक है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या बना रहा है बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर। एस्टर की केमिस्ट्री याद हो तो एस्टर जो है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है OOR। OOR इस तरीके से दिखाते हो क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप को, है ना, या फिर ROR डैश, यही है। यानी कि एक कार्बन मॉलिक्यूल और एक कार्बन मॉलिक्यूल इधर प्रेजेंट होगा और उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा। तो देखते हैं अभी ये क्या बोल रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है आपका क्या होगा बेटा, 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है, कार्बन चेन के बीच में, C3 और C5। तो C3 पहले वाले न्यूक्लियोटाइड, यानी यहाँ पे जो कार्बन 3 होगा उसके न्यूक्लियोटाइड, उस न्यूक्लियोटाइड के से जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो है आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 5 से जुड़ा हुआ है ये फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, of different deoxyribose sugars of two adjacent nucleotides, that is 3 5, इसीलिए से क्या रीड करते हैं, 3 5 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसीलिए से क्या बोलते हैं 3 5
3-5- फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी बोलते हैं, है ना। तो दो तरीके की लिंकेज देख ली। दो तरीके की लिंकेज कैसे देख ली कि एक तो जो इस बेस और शुगर में हो रही है उसको हमने बोला एन ग्लाइकोसिडिक। क्या बोल रहे हैं? एन ग्लाइकोसिडिक सिंपल बेस। देखो, नाइट्रोजन बेस और तुम्हारा शुगर, नाइट्रोजन बेस और शुगर, इन दोनों के बीच में जब लिंकेज हो रही है तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर इसके साथ एक और तीसरी चीज भी जुड़ जा रही है। अब मैं तीसरी चीज कैसे दिखाऊं? ठीक है, मतलब कि ये ज्वाइन हुआ और मान लो ये पेन, ठीक है, ये पेन भी जब ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, ये पेन भी जब ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, वो क्या है? तुम्हारा फॉस्फेट। ठीक है, उस फॉस्फेट और जो क्या कहते हैं तुम्हारा, ये है शुगर, उसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या कहलाता है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। बट ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड आगे भी एक और शुगर से जुड़ा हुआ है, एक और शुगर से जुड़ा हुआ है ना। तो जब ये आगे भी एक और शुगर से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों बॉन्ड मिलके क्या कहलाते हैं? डाई एस्टर बॉन्ड। क्या कहलाते हैं बेटा? डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, या फिर लिंकेज कह देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक। फिर और जुड़े किस फैशन में है कि तीसरा कार्बन पहले न्यूक्लियोटाइड का, पांचवा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, और फिर उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप उन दोनों के बीच में सैंडविच है ना। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच में एक फॉस्फेट बॉन्ड, सैंडविच हो गया। ठीक है, किसके हेल्प से? C3 के बॉन्ड और C3 के सॉरी C5 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के C5 बॉन्ड से। ठीक है, the polynucleotide chain shows polarity as one end of the chain has a sugar residue with C3 not linked to another nucleotide having free 3OH group, and the other end has a sugar residue with C5 linked to a phosphate group not linked to another nucleotide। क्या कह गया ये कह गया बेटा कि मान लीजिए आपकी एक लंबी सी चेन इसी तरीके से अब जुड़ती जाएगी, है ना। कैसे जी? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, वैसे ही तीसरा चौथा पांचवा कितना भी हो सकता है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ती जा रही है। ठीक है, उनके बीच में क्या है? फॉस्फेट 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 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। और क्या प्रेजेंट है जी? और प्रेजेंट है इनके से जुड़े हुए नाइट्रोजन बेस, जो हम क्या बोल रहे हैं? एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड की लिंकेज समझ लिया हमने। जब बेस और शुगर जुड़े हुए हो तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में फॉस्फो फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब हमें पता है कि जो क्या कहते हैं फॉस्फेट है वो कार्बन के जो न्यूक्लियोटाइड है सेकंड वाला उसके फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है और पहले वाले के थर्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 3 5 3 5 3 5 3 5 करके आता रहेगा। ठीक है, तो जो ये कार्बन है इसके जो फिफ्थ एंड बचेगा वहां पे क्या होगा बेटा? एक फ्री आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। और ऐसे ही जब यहाँ पे एक क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसमें क्या देखोगे? 3 5, उसके थर्ड एंड पे आप देखोगे एक फ्री OH ग्रुप, एक फ्री OH ग्रुप। क्या देख रहे हो बेटा? एक फ्री OH ग्रुप। यानी जब क्या हो रहा है? कार एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा जा रहा है, जुड़ा जा रहा है, पर कब तक? ऐसा हमेशा तो नहीं चलता रहेगा, ऐसे तो फिर ये इनडेफिनेटली लंबा चलता ही चला जाएगा, कभी मतलब खत्म ही नहीं होगा। तो जब एंड पे आते हैं तो थर्ड एंड पे हम देखते हैं OH ग्रुप है और फिफ्थ एंड पे एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देता है हमें किसी भी न्यूक्लियोटाइड की चेन पे। ठीक है, दीज आर नेम्ड एज 3 5 एंड्स। इनको 3 5 एंड्स कोई भी हो सकता है, डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है, कैसे भी तुम्हारे तरीका है प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो अगर तुम देखते हो थर्ड एंड पे किसी भी एंड पे तुम्हें एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और उसने ये चीज नहीं बोली कि ये कौन सा एंड है, ठीक है,
और ये दिखा दिया उसने कि जो आपका ये वाला एंड है ये फॉस्फेट ग्रुप से है, PO4 टू नेगेटिव, और ये वाला जो है आपका OH क्या कहते हैं तुम्हारे एंड से, है ना, OH बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, OH है तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ठीक। तो एक पे फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, एक एंड पे OH, और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये कौन सा एंड है और ये कौन सा एंड है, मार्क करके बता दो। तो तुमको बता देना, जहाँ पे फॉस्फेट मिलेगा उसको हम फिफ्थ एंड बोल रहे हैं, और जहाँ पे तुम्हें OH मिलेगा वो हमारा क्या है बेटा, थर्ड एंड है। सिंपल सी बात है, क्योंकि फॉस्फ अभी हमने देखा कि जो फिफ्थ कार्बन है उस पे ही आपका क्या अटैच हो रहा है, उस पे आपका तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अटैच हो रहा है ना, फॉस्फेट बॉन्ड अटैच हो रहा है। ठीक है, और जो आपका क्या कहते हैं थर्ड एंड है उस पे क्या रह जा रहा है, OH बॉन्ड रह जा रहा है। ठीक है, दीज आर नेम्ड एज 3 5 एंड्स, 3 and 5 प्राइम एंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज, और मतलब रिस्पेक्टिवली, अच्छा ठीक है, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के थर्ड और फिफ्थ एंड को इस तरीके से समझा जाता है। ठीक है, आगे बात क्लियर। देखो यहाँ पे भी दिखा रखा है, देखो यहाँ पे दिखा है ना कि फिफ्थ एंड है, जैसे ही फिफ्थ एंड की बात कर रहा है तो फिफ्थ एंड पे उसने क्या दिखाया, एक फॉस्फेट का ग्रुप दिखाया है। ठीक है, और थर्ड एंड पे क्या दिखाया जी, OH का ग्रुप दिखाया है, क्या दिखाया, OH। ठीक है, और ये देखो नंबरिंग करोगे अगेन तो तुम्हें पता है कि जी जो आपका फर्स्ट कार्बन होता है उससे नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4, और मैंने कहा था एक जो फिफ्थ कार्बन होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ कार्बन है उस पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब ये फॉस्फेट ग्रुप जब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जुड़ता है तो ये O, ठीक है, बीच में P, और फिर ये एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन इधर साइड, तो इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो थर्ड कार्बन से, पहले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से, और आखिरी वाले मतलब सेकंड क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, फिफ्थ कार्बन नंबरिंग करनी है आगे, इजी है ना। तो ये चीज आपने देख ली किस तरीके से हमेशा। और अब देखो कि क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि फ्रेंसिस और क्रिक ने जब स्ट्रक्चर का एक्सरे निकाला था तो उनको डबल हेलिक्स मिले थे, दो हेलिक्स मिले थे ऐसे राउंड राउंड शेप में। हेलिक्स क्या होता है, ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे 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 करने वाला सांप की शेप को हम क्या बोल सकते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। और ऐसे दो सांप क्या हो गए, डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स में दिखा था, है ना। तो अभी तो हमने केवल एक ही साइड देखा उसका, अब दूसरा साइड देख रहे हैं। दूसरे साइड में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी चेंज हो जाती है क्यों, सिंपल सी बात है, OH OH ग्रुप एक साथ आएंगे तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। एक जैसी चीज या एक जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो पोलैरिटी बदल दी गई। पोलैरिटी बदल गई तो थर्ड एंड इधर आ जाएगा, फिफ्थ एंड इधर आ जाएगा, है ना। ओके, फिफ्थ एंड और थर्ड एंड दोनों हेलिक्स में अपोजिट होंगे। अगर एक हेलिक्स आपका फिफ्थ एंड से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा हेलिक्स उसके दूसरे एंड पे तुम्हें दिखेगा फिफ्थ एंड। ठीक है, तो अपोजिट क्यों होते हैं, ताकि स्टेबल रह सके, है ना। इनको बॉन्ड बनाना है ना, तो इनको बॉन्ड बनाने के लिए क्या रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है। तो रिपल्शन कम से कम होगा तभी तो होगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन के एटम एक जगह पर आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या देख रहे हो कि एक पिरामिडिन, है ना, प्योरीन से जुड़ा हुआ। ये क्या है, प्योरीन, ये क्या है, पिरामिडिन, पिरामिडिन बोलो, है ना। ये भी क्या है, प्योरीन, प्योरीन है ये, नहीं, ये आ गया पिरामिडिन, तो उसके साथ आ गया प्योरीन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मतलब एक ही चेन पे प्योरीन पिरामिडिन हो सकता है, पर दूसरी चेन पे अगर पिरामिडिन है तो वो प्यूरिन से अटैच होगा, प्योरिन है तो पिरामिडिन से। ठीक है, तभी ये मॉलिक्यूल बन रहा है ना, अटैच हो रहा है, सिंपल सी बात है। एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना, तभी तो जाके ज्वाइन होगा। ठीक, और ये भी हमने बात कर ली कि A और T में डबल बॉन्ड होगा और GC में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डबल हेलिक्स बॉन्ड क्या बन जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करती है अपने आप को नेचर के अंदर।
नेचर में इसी तरीके से मिलती है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई केमिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम कहते हैं CO2, तो CO2 में पता है तुमको कि C डबल बॉन्ड O इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये नेचर में इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स अपने आप किस तरीके से बन जा रहे हैं, जितने वो ज़्यादा स्टेबल बन जाए, है ना। तो जितने ज़्यादा स्टेबल बनते हैं, तो जिस तरीके से बनते हैं, वो सारी केमिस्ट्री हमने पढ़ ली। ठीक है, बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यही इमेज दे देगा, पूछ देगा कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा है। तो ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये आपका क्या कहते हैं, कहाँ गया, ये आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 3 बॉन्ड की बात भी कर ली, पोलैरिटी की भी बात कर ली। फिफ्थ एंड पे फॉस्फेट मिलेगा, थर्ड एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, OH ग्रुप मिलेगा। ठीक है, दूसरी चेन का अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। बस बात खत्म। प्योरिन पिरामिडन से ही क्या होगा, हमेशा हर बार जुड़ा रहेगा। अब इसी जब कंसेप्ट को समझते हैं आगे, तो क्या है कि इन्होंने अपना क्या कहते हैं, फ्रांसिस क्रिक ने, और क्या कहते हैं तुम्हारा दूसरे क्या है, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वॉटसन। इन दोनों ने इस तरीके से अपना क्या निकाल दिया बेटा, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1953 में ही बता दिया कि DNA का स्ट्रक्चर कैसे होगा, है ना। किसकी हेल्प से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न की हेल्प से, जो कि ये किसने, ये एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी किसने इंट्रोड्यूस करा था, मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड ने। इन्होंने नहीं बताया DNA के बारे में, इन्होंने बस वो टेक्निक बताई जिस टेक्निक को यूज करके जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या पता लगा पाए कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और हमने ये जान लिया कि हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फिक्स होते हैं। ठीक है।